4 पेज में 4 पेज मात्र 4 पेज में एनवायरनमेंट के सारे बेसिक कंसेप्ट्स इस लेक्चर में अपन देखेंगे। किसके लिए है लेक्चर? किसी के लिए नहीं है भाई, मेरे लिए है। जो देखेगा उसका फ़ायदा, जो नहीं देखेगा वो कहीं और से पढ़ के फ़ायदा कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहला कंसेप्ट है स्पीशीज़ क्या होता है। जैसे होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस में सेपियंस जो है वो एक स्पीशीज़ है। तो ह्यूमंस एक स्पीशीज़ है, काऊ एक स्पीशीज़ है, पीकॉक एक स्पीशीज़ है, टाइगर एक स्पीशीज़ है। तो टाइगर और टाइग्रेस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स दे सकते हैं। फर्टाइल मतलब अच्छे ऑफस्प्रिंग्स दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो वो एक स्पीशीज़ बन गई। ह्यूमंस के साथ वैलिड है, वैलिड है। काऊ के साथ वैलिड है, वैलिड है। इस तरह से एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे और ये होती है स्पीशीज़। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ये हो गई स्पीशीज़। स्पीशीज़ जब बहुत सारी जुड़ जाती है, जैसे ह्यूमंस बहुत सारे जुड़ जाते हैं, मैं, बहन, पापा, मम्मी, ये लोग जुड़ गए तो एक पॉपुलेशन बन गई। ठीक, ये होती है पॉपुलेशन। बहुत ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होती है पॉपुलेशन। ये जो उल्टा 3 का साइन है वो नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए हो गया। ये समेशन का साइन होता है। सम मतलब एडिशन। बहुत सारे स्पीशीज़ को ऐड कर दें तो पॉपुलेशन बन गई। ठीक बहुत सारी पॉपुलेशन को ऐड कर देंगे तो कम्युनिटी बन जाएगी। जैसे सिख कम्युनिटी, सिख पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन को जोड़ दो एक जगह तो वो कम्युनिटी बन गई। एक कम्युनिटी का ही दूसरा नाम है बायोसिनोसिस। याद कर लो, आ गया तो मार्क कर देना कहीं। ठीक है, कम्युनिटी 2 तरह की है, एक है मेजर, एक है माइनर। मेजर वाली क्या होती है? रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो सीधे सन की एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, माइनर कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे लाइकन जो एल्गी और फंजाई का वो होता है, एक तरह से यूनिट होती है। ठीक है, उनको काउडंग पैड चाहिए खुद को जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कम्युनिटी। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास की जो बायोटिक और एबायोटिक चीज़ होती हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। और एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, सन, मून, वाटर, सॉइल। ठीक है, कहीं कहीं सॉइल फैक्टर्स के लिए, जैसे सॉइल के लिए दूसरा टर्म एक यूज होता है एडाफिक। कहीं अगर आ गया तो भाई पता होना चाहिए और क्या। इसी के बाद एक और टर्म आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इकोसिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग जियो बायोसिनोसिस बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में हैं, जब वो आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं तो एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। इंटरैक्टिंग बायोटिक कंपोनेंट्स विद इंटरैक्टिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप, या मैं और मेरा भाई, हम लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। सन की रोशनी में हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एबायोटिक से भी हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम तैयार हो गया। ठीक, एक अकेला वाटर ड्रॉपलेट भी एक इकोसिस्टम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया है, वाटर ड्रॉपलेट नॉन लिविंग है और बैक्टीरिया लिविंग है, तो वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक सिस्टम तैयार हो गया। ठीक इकोसिस्टम को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं। तो अब सवाल आएगा कि बायोस्फीयर क्या होता है भाई? बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर और एटमॉस्फेयर मतलब एयर, जहाँ पे ये तीनों ही चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। और इसका ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपना इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा बायोटिक और ये कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, तब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा। जब सिस्टम बन गया और वो इसलिए इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटरी होता है और सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लैंडस्केप है। मतलब कि जैसे जो वाटर ड्रॉपलेट में जो बैक्टीरिया रह रहा है वो आपस में एक सेल्फ सफिशिएंट है, वो उसी में रह सकता है आराम से, तो इसलिए वो सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनिंग है। एक और चीज़ होती है इसी में, गैया हाइपोथेसिस। ये क्या होती है भाई? ये होता है कि सस्टेनेंस ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ पे जो है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, वो खुद से ही सब कुछ चीज़ें आपस में ऐसा चल रही हैं कि हाँ भाई, पेड़ है, बीज गिरा तो पेड़ उग रहा है, पेड़ उग रहा है, उस पर बर्ड्स आके रह रही हैं, बर्ड्स रह रही हैं,
तो बड़ी बर्ड्स उसको खा रही हैं, तो ईगल भी उसको खा रही है, तो वो एक इस तरह से सिस्टम बना हुआ है फूड चेन फूड वेब वाला, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इकोस्फीयर। ये क्या होता है, जब एक पूरे अर्थ को एक इकोसिस्टम हम लोग इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करें तो उसको बोल देंगे इकोस्फीयर, ठीक। नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें फॉरेस्ट्स हैं, ट्रीज हैं एवरग्रीन, ठीक है, कुछ कुछ तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो इसी की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी के फादर कौन है भाई, हमबोल्ट है, ठीक। और इंडिया में इकोलॉजी का फादर कौन है, तो ये हैं रामदेव मिश्रा। ये लिखा कहाँ है, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं कहीं खोद के निकाल दिया है, एनसीईआरटी में लिखा है तो वहाँ से है, ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है ऑट इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी होती है कि जब इकोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम लोग का सिर्फ एक स्पीशीज पर ही ध्यान हो, जैसे मान लो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें फोकस सिर्फ हमारा एनाकोंडा पर है, तब वो ऑट इकोलॉजी हो जाएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है। सिन इकोलॉजी क्या होता है, जब एक पूरी की पूरी कम्युनिटी पे हम लोग का फोकस हो, जैसे मान लो डेजर्ट इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा कालाहारी डेजर्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग बुशमैन ट्राइब के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो पूरी बुशमैन ट्राइब एक बुशमैन कम्युनिटी है, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो सिन इकोलॉजी उसको बोलेंगे। एक और टर्म है डीप इकोलॉजी। ये क्या होता है, एक ऐसी इन्वायरमेंट फिलोसफी विच प्रमोट्स द इनहेरेंट use of all living beings regardless of their instrumental utility to human needs, ठीक। सिंपल सी चीज है, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, कुछ भी आ जाएगा तो डीप इकोलॉजी बोल देंगे उसको। नेक्स्ट हमारी एनर्जी क्या होती है, इकोलॉजी की करेंसी है एनर्जी। मतलब जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो पढ़ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एनर्जी का यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या है, इकोटोप। इकोटोप क्या होता है, स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लैंडस्केप, एग्जाम्पल वाटर ड्रॉपलेट वाला बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट एक टर्म आता है नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब नेचर से रिलेटेड वर्ड है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम क्या होता है ये हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं कि इंटरैक्टिंग बायोटिक विद एबायोटिक, ठीक है। तो ये सर्विसेज क्या दे रहा है, तो ये मेनली 4 तरह की सर्विसेज है। पहला है इसमें प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब प्रोवाइड, इकोसिस्टम प्रोवाइड क्या कर सकता है, फूड कर सकता है, रॉ मटेरियल्स कर सकता है, मेडिसिनल रिसोर्सेज यूज कर सकता है, जैसे नीम का प्लांट हो गया, ठीक। सपोर्ट देता है, अब सपोर्ट कैसे दे रहा है, हरी ग्रीन प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। रॉक्स हैं तो रॉक टूट के सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है रेगुलेट, चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, कैसे, तितली है उस पर आई, फूल पर आई और पॉलिनेशन करके ले गई, ठीक है। वाटर रेगुलेशन, वाटर साइकिल हो रही है, वाटर साइकिल रेगुलेट हो रही है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, है ना, कि पेड़ से भी पानी जा रहा है ऊपर ट्रांसपिरेशन से, ओशन से भी जा रहा है इवेपोरेशन से, बादल बन रहा है वहाँ पर, बादल से पानी बरस रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो ये रेगुलेट हो रही हैं चीज़ें अपने आप ही, नेचुरली हो रही हैं, किसी को खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और नेक्स्ट है कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सीक्रेट ग्रूव्स जो ट्राइब्स बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया, या फिर रिक्रिएशन के लिए, या फिर आजकल जंगल सफारीज जो कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं टूरिज्म के लिए, तो ये हो गया, ठीक। अब बायोस्फीयर ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, बायोस्फीयर क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, और लाइफ एग्जिस्ट कहाँ करेगी, जहाँ पर एयर वाटर और लैंड मिलेगा, ठीक है। इसलिए बायोस्फीयर जो है इट इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम पोल्स, ऐसा नहीं कि हर जगह बायोस्फीयर अवेलेबल है अर्थ में, एक्सट्रीम पोल्स पे एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मतलब सस्टेन नहीं हो सकती ना लाइफ, और डीप ओशंस में बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन मतलब सस्टेनेबल नहीं है वो, ठीक है। फिर एक टर्म होता है बायोस्फीयर टू। बायोस्फीयर टू क्या होता है कि बायोस्फीयर के ही अंदर जब ह्यूमंस डोमिनेट करने लगे, डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाए, तो उसको बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक।
नेक्स्ट क्या है टर्म? होम रेंज। होम रेंज क्या होता है कि एक एनिमल के सराउंडिंग की उतनी जगह जितने में उसकी डेली नीड्स मीट हो जाए। जैसे शेर अगर है, टाइगर ले लो, ठीक है? टाइगर को पता है कि उसकी रहने की स्थान क्लियर है, पानी का स्रोत आसपास है और उसको कुछ 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको अपना खाना मिल जाएगा, तो वो उसका होम रेंज हो गया। हैबिटेट कहाँ क्या होता है कि जिस एरिया में वो पाया जाता है, जैसे अभी जो लेपर्ड्स आए हैं, है ना, चीता जो आया है वो कूनोपालपुर नेशनल पार्क में मिलता है, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। नीश क्या होता है? नीचे लिखा हुआ है लेकिन उसको लिखते हैं नीश, नीश बोलते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज एंड इट इज नॉट सेम फॉर टू स्पीशीज। जैसे ह्यूमंस का रोल एनवायरनमेंट पे एक अलग तरह का है और एक बटरफ्लाई का रोल उसी एनवायरनमेंट में अलग तरह का है, ठीक? तो वो उसका नीश अलग अलग है, ठीक है? और उसी में एक चीज़ आती है गॉश प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंक्लूजन, ठीक है? अब जैसे एक बटरफ्लाई और एक मोथ है, दोनों का नीश अलग अलग है, लेकिन अगर किसी वजह से बटरफ्लाई उससे कॉम्पिटिटिव एज ले ले मोथ से, तो वो उससे आगे निकल जाएगी और मोथ उस इकोसिस्टम से या फिर उस नीश से सेक्लूड होकर अपना दूसरा काम करने शुरू कर देगा, ठीक? नेक्स्ट क्या है? मल्टी फैक्टर नीश। मल्टी फैक्टर नीश होता है कि वो सारी कंडीशंस जो कि एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, अगर कोई उसका आसपास खाने वाला, मतलब कोई प्रेडेटर नहीं, कोई खाने पीने के उसको खाएगा नहीं या फिर कोई मारेगा नहीं। जैसे हिरन है, अगर शेर नहीं है हिरन को खाने के लिए, तो उसको जीवित रहने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए या जो भी कंडीशंस चाहिए, वो मल्टी फैक्टर नीश कहलाएंगे, ठीक? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक मतलब कि म्यूचुअल, जिसमें एक दूसरे को फायदा हो रहा हो। जैसे कि लाइकेन जो होता है वो एल्गे और फंजाई का मिक्सचर होता है। एल्गे उसको फूड बना के देता है क्योंकि ग्रीन होता है, और ये फंजाई उसको सपोर्ट देता है। तो ये लाइकेन जैसे एक हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसमें जो रियलाइज नीश होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? जब दो स्पीशीज जो कि दो अलग अलग ज्योग्राफीज में पाई जाती हैं और टैक्सोनॉमिक पोजीशन उनकी डिफरेंट है, लेकिन उनका रोल सेम है, इकोलॉजिकल रोल सेम है। जैसे इंडिया में काऊ का और ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू का, दोनों इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन काऊ का इंडिया में और कैंगरू का ऑस्ट्रेलिया में जो इकोलॉजिकल रोल है वो सेम है, ठीक? ऐसी दूब ग्रास और एलिफेंट ग्रास को भी एक एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया है, तो याद कर लो, ठीक? नेक्स्ट, इकोलॉजिकल गिल्ड। ये क्या होता है? जब अलग अलग स्पीशीज एक ही तरह के रिसोर्सेज को यूज करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। जैसे सारे के सारे इंसेक्ट्स दे परफॉर्म एंटोमोफिली, ठीक है? नेक्स्ट, साइबरनेटिक्स या होमियोस्टेटिक्स क्या होता है? साइबरनेटिक्स या होमियोस्टेसिस होता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी जो होती है इकोसिस्टम की, उसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। जैसे मान लो कहीं डिफॉरेस्टेशन हुआ और फिर वहाँ पे अपने आप से पेड़ अपने उगने लगे, तो वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक? नेक्स्ट, कुछ कंसेप्ट होते हैं आपस में ऑर्गेनिजम्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब कैसे इंटरैक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं। पहला इसमें म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। जैसे लाइकेन, उसमें एल्गे को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है। बी एंड ऑर्किड ऑन फ्लावर, बी पॉलन ग्रेन्स फैलाती है जिससे फ्लावर होते हैं, और उसमें बी को क्या फायदा हो रहा है? वो हनी बनाने में फायदा हो रहा है ऑर्किड फ्लावर पे। वैसे ही वास्प है और फिग ट्री है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, याद कर लो। कोरल्स और जूसेंथले, कोरल्स उसको सपोर्ट देता है जूसेंथले को, जूसेंथले उसमें अपना आके रह के उसको कलर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? माइकोराइजिया, माइकोराइजिया क्या होता है कि जो ट्री के रूट्स होते हैं उसमें फंजाई रहता है, तो वहाँ से फंजाई एक को मतलब रहने की जगह मिल रही है और एक को फूड मिल रहा है, ठीक? नेक्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन मतलब एक दूसरे को खा ले। जैसे टाइगर खा ले हिरन को, तो टाइगर का फायदा, हिरन का नुकसान, तो एक को पॉजिटिव एक का नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव की डेथ ही हो जाए। तो फूड चेन एक प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। पूरी फूड की फूड चेन जो रहती है, एक दूसरे को खा रहा है, दूसरे तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे को खा रहा है, वैसा। ठीक। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब
कि एक का फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं, मतलब नुकसान हो रहा है लेकिन डेथ नहीं हो रही है। पैरासाइट्स जो बॉडी में रहते हैं, जैसे फिश के ऊपर कोपेपॉड्स होते हैं। कोपेपॉड्स यूपीएससी में पूछा है, तो इसलिए पता होना चाहिए क्या होता है, गूगल कर लेना एक बार, ठीक। डॉटर प्लांट जो होता है कसकटा एंड मिस्टल्टो, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट पैरासिटिज्म भी 3 तरह का होता है। एक होता है एक्टो, दूसरा होता है एंडो और तीसरा होता है ब्रूडो, ठीक। एक्टो मतलब बाहर की तरफ, जो लाइस लीच अपने बॉडी पे चिपक जाता है, तो वो एक्टो पैरासिटिज्म है। एक होता है एंडो, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे टेप वॉर्म्स, ठीक। और तीसरा है ब्रूड, जैसे कोयल जो होती है वो अपना अंडा क्रो के उसमें डाल देती है, तो वो ब्रूड पैरासिटिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेंसालिज्म। कॉमेंसालिज्म मतलब एक का तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी। जैसे काउडंग पड़ा हुआ है और बीटल्स उसमें आके रह रहे हैं, तो बीटल्स का तो भाई फायदा ही फायदा है उसमें, लेकिन काउडंग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल लिखा है, सकरफिश या रेमोना जिसको कहते हैं, वो शार्क की बॉडी से अटैच हो जाती है, तो शार्क जैसे चलती रहती है, जो खा पाई शार्क, और जो छोड़ दी बचा कुचा, वो फिर ये रेमोना खा लेती है, ठीक। ऐसी एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स मतलब वो पेड़ एक है, बड़ा मोटा तगड़ा पेड़ है, उस पे एपीफाइट्स जो होते हैं, जैसे कि मॉस या फिर ये कैटासिटम, ये अपना चढ़कर उससे सपोर्ट ले लेते हैं, तो उस बड़े पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन एपीफाइट्स को फायदा हो रहा है। ऐसे ही होता है कमेंसालिज्म, एक को नुकसान तो नहीं हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को नुकसान जरूर हो रहा है। जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, लार्ज ट्री, और उसके शेड में आ गया स्मॉल ट्री, तो लार्ज ट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो स्मॉल ट्री है वो उसकी शेड के चक्कर में ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उस पर नेगेटिव फर्क पड़ रहा है, ठीक। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल इसमें एक और है, पेनिसिलिन का लिखा है। पेनिसिलियम जो होता है वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है, ठीक। ऐसे ही होते हैं कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, एक हिरन है, दो शेर खाने वाले हैं, तो दोनों का ही नुकसान है, ठीक है। इसमें रिसोर्स पार्टीशनिंग करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाता है। मान लो दो टाइगर्स हैं, एक हिरन है, एक मार के उसको खा लिया, तो दूसरा भूख से मर गया, ठीक है, मर जाएगा मतलब, तो धीरे धीरे एक्सक्लूड हो जाएगा वो वहां से, ठीक। नेक्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज दैट एन एरियाज रिसोर्स कैन सस्टेन इंडेफिनेटली। मतलब एक, जैसे कि एक डेजर्ट ले लो, ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ ओएसिस होगा जहाँ पे पानी मिलता है, कुछ कुछ प्लांट्स होंगे जो खाने के भी मिलते हैं। अब वहाँ पे खूब सारे लोग जाके जाके चले जाएं और रहने लगे, ट्राइब्स जो लोकल ट्राइब्स हैं उसके अलावा, वहाँ के रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे ना, तो वो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी वही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक एरिया या फिर एक इकोसिस्टम उसको सस्टेन कर सकता है बहुत आराम से, बिना खुद को डिप्लीट किए हुए, ठीक। नेक्स्ट क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है कि मैक्सिमम रेट at which a population can increase when the resources are unlimited and conditions are ideal. आइडियल कंडीशंस में मतलब कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, पानी अनलिमिटेड, खाना, सब कुछ, तो वो मैक्सिमम रेट जिससे पॉपुलेशन बढ़ सकती है। अब पॉपुलेशन जरूर नहीं सिर्फ ह्यूमंस की, कुछ भी हो सकती है। वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होती है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? जो बाहर के देशों से आती हैं और एक दूसरे देश में तेज तनादर फैल जाती है, जैसे कि यूकैलिप्टस इंडिया में फैल गया, ठीक है। क्यों फैल गया? क्योंकि उसको एकदम आइडियल कंडीशंस मिल गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट टर्म? इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू एडजेसेंट डाइवर्स इकोसिस्टम्स। जैसे कि फॉरेस्ट से ग्रासलैंड के बीच में हम लोग जाते हैं, तो बीच में इकोटोन आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट भी है, थोड़ा सा ग्रासलैंड भी है, ठीक। रिवर जब ओशन में मिलती है, तो बीच में एक पार्ट आता है जहाँ पर रिवर भी है, ओशन भी है, फ्रेश वाटर भी है, सॉल्टी वाटर भी है, तो वो एक इकोटोन वाला एरिया है। तो यहाँ से होता क्या है कि उसको इकोटोन वाला जो एरिया उसको मिलता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसलिए एक तरह से वो दोनों ही के एज पर है, इसलिए वहाँ पे एज इफेक्ट भी उसको बोलते हैं कि एज इफेक्ट, और जब दोनों तरफ का बेस्ट मिल रहा है तो वहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है उस एरिया में, ठीक। स्पीशीज रिचनेस बहुत आती है, मतलब कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगी वहाँ पे। जैसे रिवर और
ओशन दोनों मिल रहा है तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर वाली भी चीज़ें मिलेंगी और फ्रेश वाटर वाली भी चीज़ें मिलेंगी, तो वेराइटी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक, एंडेमिज्म बहुत हाई रहेगा, मतलब कि उस तरह की चीज़ें सिर्फ वहीं मिलेंगी, एंडेमिक वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसके, वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड मतलब लैंड और वाटर के बीच का एरिया वेटलैंड, ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट और मतलब डेजर्ट के बीच में ग्रासलैंड्स, मैंग्रोव मतलब एक तरह से वाटर बॉडी और ओशन के बीच में जो मैंग्रोव बन जाते हैं। ठीक, ऐसे ही एक इकोसिस्टम है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है, रिवर सी से मिलता है बट सब्जेक्ट टू टाइडल एक्शन। ठीक है, टाइड्स मतलब जो उसमें बनती हैं ओशंस के सीज में, उसकी वजह से जो एक बॉडी बन जाती है उसको बोलते हैं एस्चुरी। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन क्या है एस्चुरी की, सी लेवल जब बढ़ जाए, सैंड की जब मूवमेंट होने लगे, ग्लेशियर प्रोसेस जब होते हैं, या फिर अर्थक्वेक वगैरह जब टेक्टोनिक प्रोसेस जो हो जाए, तब भी इस तरह की एस्चुरी बन जाती है। ये एस्चुरी जो होता है, इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। और डिकोटोन में एक और चीज़ है, ये लीनियर होता है। लीनियर होता है, इसको रट लेना है, कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ देता है। ठीक है, एस्चुरी की जो सेलिनिटी होती है वो 0 से 35 होती है, पीपीटी मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक, इसमें 3 तरह की चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट वेज बनती है, एक ये वर्टिकल होमोजेनियस बनता है और एक न्यूट्रन ट्रैप बनता है। क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इकोक्लाइन। इकोक्लाइन क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स विद नो शार्प बाउंड्री। जैसे कि ग्रासलैंड तो एक डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में शार्पली दिख रहा है, ये ग्रासलैंड है, लेकिन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में एक शार्प वो नहीं है, कहीं थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट है, कहीं थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है। तो उस तरह की जो एरियाज होंगे उनको बोलेंगे इकोक्लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ट्रैपिंग जोन। ट्रैपिंग जोन क्या होता है, इट इज एन ओएसिस ऑफ ओशनिक लाइफ 500 मीटर सरफेस के नीचे, जहाँ पर माइक्रोनेक्ट्रॉन्स ट्रैप रहते हैं सबसी लैंडस्केप में। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू तरह का इकोसिस्टम बन जाता है, मालदीव्स में पाया जाता है। सी सरफेस से लगभग आधे किलोमीटर नीचे एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पे बहुत सारे नेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। ठीक है, वो वर्टिकली माइग्रेट करके सरफेस पे आते हैं और वापस अपने डीप वाटर में आते जाते रहते हैं। तो एक तरह से वो ट्रैप हो गया उसमें, वो ट्रैपिंग जोन उनके लिए बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है कि एक रेंज, वो एक वैसी रेंज जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आराम से रह सकते हैं, या फिर जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, उसको सह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इकोफीन, या फिर दूसरा ही टर्म इसका लिया इकैड। ठीक, ये क्या है, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, और लेकिन रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि बॉडी के अंदर ऊपर चेंजेस दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं, उन चेंजेस अगर जिसमें होते हैं तो वो इकोफीन उसको कहते हैं। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, जब वो साइबेरिया से इंडिया आती है तो उन्हें कुछ कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन वो जब वापस चले आते हैं वो चेंजेस हट जाते हैं, वापस उनके यहाँ वही वाले चेंज जैसे प्रॉपर्टीज जो वहाँ पे थी वो दिखते गए। तो वो एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, इकोटाइप्स। यही जो इकोफीन है, ठीक है, ये जब जो फिनोटाइप्स मतलब जो ऊपर ऊपर बॉडी में जो चेंजेस हैं, यही चेंजेस अब धीरे धीरे जेनेटिकली दिखने लगे। मतलब दो क्रेन्स आए, उनमें चेंजेस हुए, ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन खूब चेंजेस हुए, और जब वो आपस में ब्रीड किए, फिर उनके जो बच्चे हुए, वो उन बच्चों में भी, बेबी क्रेन्स में भी, बेबी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स में भी वो चेंजेस अगर दिखने लगे तो उसको बोलते हैं इको टाइप। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या है, इको स्पीशीज। ठीक, एक स्पीशीज है, ठीक, उसको दो अलग अलग एनवायरनमेंट में डाल दो, और दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग तरीके से अडेप्ट करेंगे, और वही एडाप्शन जब परमानेंट हो जाए और वो जीन्स में भी दिखने लगे, तो उसको बोलेंगे इको स्पीशीज। ठीक, स्पीशीएशन क्या होता है, ये होता है कि जब नई फॉर्मेशन, नई स्पीशीज बनने का जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं स्पीशीएशन। वही जब इको स्पीशीज जैसे दो अलग अलग जगह चलेगी, एक को डेजर्ट भेज दिया, एक को आइस स्नो वाले एरिया भेज दिया, दोनों अलग अलग तरीके से अडाप्ट किए,
वो जेनेटिकली भी दिखने लगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्पीशीएशन हो गया उनका, अलग अलग स्पीशीज बन गई। तो इसमें दो तरह की हैं, एक है एलोपैट्रिक स्पीशीएशन और दूसरी है सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन। एलोपैट्रिक क्या होता है कि जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से दो अलग अलग स्पीशीज बनने लगती हैं, ठीक, ये बहुत स्लो होता है। जैसे डार्विन की फिंचेस का एग्जांपल इसका दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, गूगल करके पढ़ लेना। सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन, ये जब बिना ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के हो जाए तो ये इसलिए बहुत फास्ट होता है। ये जनरली प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे टोबैको में देख लिया गया, कॉर्न में देख लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, बॉडी साइजेस आर सिमिलर अमंग एलोपेट्रिक स्पीशीज, मतलब जो जोग्राफिकल आइसोलेशन की मदद वजह से जो स्पीशीज अलग अलग बनी हैं उनकी जो बॉडी साइजेस सेम हो जाती हैं, बट दे आर नॉट इन सिम्पैट्रिक, ठीक, इसको बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर है, टेम्परेचर में भी एक यूरी थर्मल, एक स्टेनोथर्मल। यूरी थर्मल मतलब कि लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कह सकते हैं, स्टेनोथर्मल मतलब कम रेंज होती है। रेनफॉल है, एबायोटिक फैक्टर। लाइट है, सेलेनिटी है, सेलेनिटी में भी दो है, यूरी लाइन, स्टेनो लाइन। जैसे लाइट का वैसे इसका भी टेम्परेचर का भी। यूरी लाइन मतलब कि ज़्यादा, सेलेनिटी देख सकते हैं मतलब कह सकते हैं, स्टेनो लाइन मतलब कम। एडाफिक सॉइल रिलेटेड हो गया, ठीक। इसमें तीन टर्म्स हैं, होलार्ड, चिरार्ड और इकार्ड। क्या होते हैं जानने की जरूरत नहीं है, कहीं आ गया तो पता रहना चाहिए कि सॉइल से रिलेटेड है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब एबायोटिक फैक्टर जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके रिस्पॉन्स क्या होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ रहा है या कम हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंजाइम होता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोल्ड ब्लडेड टुंड्रा वाले एरिया में नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे रेप्टाइल्स और स्नेक वेग नहीं दिखेंगे क्योंकि वो कोल्ड ब्लड होता है, इतना ठंडा वो सही नहीं पाएंगे, ठीक। और जो इतना अगर टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ रहा है तो इसलिए एनर्जी लगती है, इसलिए बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। खूब एनर्जी लगती है और उसके साथ कंफर्म करना पड़ता है, मतलब बाहर के टेम्परेचर के साथ, इसलिए इसको कन्फर्मर्स भी बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक। और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब कि कहीं अगर प्रेशर डिफरेंस हो रहा है तो उन दोनों प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए या फिर खुद बॉडी ऐसे दब ना जाए बहुत हाई प्रेशर में या फिर लो प्रेशर में फट ना जाए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। आजकल काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं जिसमें एक बहुत ही गंदी फिश दिख रही है, लेकिन वो फिश देखने में गंदी नहीं है, वो उसकी आदत है लो हाई प्रेशर एकदम डीप वाटर्स में रहने की, लेकिन वो ह्यूमंस की वजह से ऊपर आ गई है, तो ऊपर आ गई है तो वो उतना प्रेशर, वहाँ पे लो प्रेशर है इसलिए वो थोड़ा सा फटने लगी है, ठीक, इसलिए वो ऐसी दिख रही है। नेक्स्ट क्या है, हमारा माइग्रेट। काफ़ी लोग, काफ़ी ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करते हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, अमूर फाल्कन जो होती है वो वहाँ से आती है, ईरान वाले एरिया से, वहाँ से आके दोयांग लेक है नागालैंड में, वहाँ पे आके रहती है, ठीक। केवला देव नेशनल पार्क जो है अपना कहाँ पर है, केवला देव राजस्थान में, वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंड क्या है कि कुछ बैक्टीरिया या फंजाइज जो होते हैं वो थिक वॉल अपने आप बाहर कर लेते हैं, जिससे वो स्पोर्स उसमें रहती है, थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं उनके यहाँ, जिससे वो उनको जिंदा रहने में मदद मिलती है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं, डोरमेंट मतलब कि एकदम ठंडे पड़ जाते हैं कि कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, एकदम ठंड पड़ गई है, एनर्जी कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट होता है हाइबरनेशन, जैसे जो बियर्स वगैरह करते हैं या फिर बियर्स करते हैं विंटर्स में सोने चले जाते हैं लंबी नींद। ऐसे ही होता है समर्स में, अगर गर्मी से बचने के लिए जो लोग करते हैं उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। नेक्स्ट एक टर्म है डायापॉस। इसमें क्या होता है कि जू प्लैंक्टन्स जो लेक्स और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं ये एक सस्पेंडेड, मतलब ऐसे मरे पड़े टाइप से दिखाई देते हैं, तो अपने आपको बॉडी छोड़ देते हैं एकदम, ताकि एनर्जी बचे, सब कुछ मतलब
खुद को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें जो है। और नेक्स्ट है टॉर्पोर। जब वाइल्ड बियर्स जो होते हैं वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्पोर। ठीक। एनुअल एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन मतलब कि सराउंडिंग के हिसाब से खुद को ढाल लेना। ठीक। इसमें एग्जांपल एक है कि फिजिकल चेंजेस जब देखने लगे हैं, जैसे कि कैमेलियन कर लेती है, कैमोफ्लेज कर लेती है, वो सराउंडिंग के कलर में मिल जाती है। ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि स्नेक के पास वेनम की प्रॉपर्टी है, कोई अगर अटैक करे तो वेनम मतलब जहर से अटैक कर सकता है। ठीक। कैंगरू रैट को पानी पीने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने पानी का कोटा कहाँ से निकालता है, फैट्स उसकी बॉडी में उसके ऑक्सीडेशन से निकालता है। ठीक। इसी तरह से एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इसमें बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जैसे बिहेवियरल के ऊपर हम लोग देख नहीं है, या तो माइग्रेट कर जाओ, हाइबरनेट कर जाओ, इस तरह के। ठीक। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी का दूसरा नाम है बायोटिक सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चेंज होती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये डायनेमिक होती है और डायरेक्शन होती है, मतलब एक डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। दो तरह की है ये भाई। ठीक। पहला है प्राइमरी। प्राइमरी जैसे कि वॉल्केनिक आइलैंड्स है। ठीक। वहाँ पे कुछ नहीं बचा, लावा फ्लो सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ पे जो अब चीज़ें बनने में, फिर से लाइफ आने में वहाँ पे टाइम लगेगा ना, इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। एंड इट स्टार्ट्स विद एलोजेनिक। एलोजेनिक मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट से वो इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस रहेंगे उसमें। एलोजेनिक का मतलब ये होता है, इसलिए जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही स्लो रहेगा। ठीक। उस प्रोसेस तो स्लो रहेगा, लेकिन एक बार जब शुरू हो गया तो वहाँ पे कोलोनाइजेशन, जो नई चीज़ें बन रही हैं, मॉसेस जो आ रहे हैं, फंस जो आ रहे हैं, वो बहुत ही, वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो पहली कम्युनिटी आएगी उसको बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक जगह है, वॉल्केनो आया, सब कुछ साफ कर दिया। ठीक। पहली स्पीशीज वहाँ बनने में बहुत समय लगेगा, बहुत स्लो होगा, लेकिन एक बार जब बनना शुरू हो गई तो वो बहुत जल्दी जल्दी बनेगी। ठीक। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोजेनिक, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया। ठीक है। वहाँ पे लेकिन कुछ रिमेन्स तो रहेंगे ना, पहले की रूट्स रह गई, ये रह गई, तो खटाक से दूसरी जनरेशन जो है वहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है। वो लिविंग से ही शुरू हो जाता है। जैसे इसमें क्या है कि एबायोटिक का फैक्टर लग रहा है अपने प्राइमरी सेक्शन में, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में पहले से लिविंग चीज़ें हैं, जैसे रूट्स पहले की बची हुई हैं या कुछ चीज़ें हैं, तो उससे वहाँ पे नई कम्युनिटी बन रही है। ठीक है। अगर ह्यूमंस की वजह से नई तरह की, मतलब इस तरह का सक्सेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड सक्सेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पायनियर कम्युनिटी एक होती है, जैसे मान लो कि सबसे पहले मॉसेस बन गए, उसके बाद एक सीरियल कम्युनिटीज आएंगी। सीरियल कम्युनिटीज कह सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, हर श्रब। उसके बाद मान लो उनके फॉरेस्ट बन गया, तो वो फॉरेस्ट मतलब एकदम क्लाइमैक्स हो गया, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गई। उसके फॉरेस्ट के ऊपर अब क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन बी मेड। ठीक है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द स्टेबल कम्युनिटी। वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, नीश ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और वेरिएशंस कम रहेंगी। है ना, जब एक बार स्टेबिलिटी आ गई तो फिर वेरिएशन कम हो गई, है ना। ठीक है। अब ये जो सक्सेशन है, इसके 5 स्टेजेस होते हैं। इसका निमोनिक है निकर्स, NICRS। फुल फॉर्म क्या है, न्यूडेशन मतलब साफ कर देना, इन्वेजन मतलब पहली कम्युनिटी आना, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन मतलब अब दो तरह की कम्युनिटीज उसमें आके आपस में भिड़ंत करेंगी कौन रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्शन होगा, जब कम्युनिटीज रहना शुरू करेंगे तो फिर जो एनवायरनमेंट है वो भी वापस से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट ने, और रिएक्शन जो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, और फाइनली स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हो रहा है, तो वाटर बॉडी में हो रहा है, उसको हाइड्रार्क बोलेंगे। वाटर लॉग्ड कंडीशंस में हो रहा है तो हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। रॉक्स पर हो रहा है तो लिथोस्फीयर बोलेंगे, कि लिथो जो होता है वो रॉक से रिलेटेड है।
सैंड में हो रहा है तो सैमोसियर बोलेंगे। सैमोसियर एस से नहीं शुरू है, पी से शुरू है। ठीक। लैंड विद लो मॉइस्चर, जब डेजर्ट वाले एरिया टाइप में हो रहा है उसको ज़ेराक बोलेंगे। ड्राई एरिया एरिड एरियाज में हो रहा है उसको सेरोसियर बोलेंगे, एक्स से शुरू है। सेलाइन एरिया में शुरू हो रहा है तो हेलोसियर बोलेंगे। ऊपर भी टर्म आया था ना सेलाइन वाला, तो हम लोग हेलाइन हेलाइन यूरो हेलाइन और स्टेनो हेलाइन यूज कर रहे थे। नेक्स्ट यही है। ठीक। अब कितना समय हो गया है ये देख लेते हैं। 35 मिनट हुआ है, 2 पेज भी खत्म हो गए। 2 और पेज करेंगे तो 1 घंटे का मामला और तैयार हो जाएगा। कर दें क्या? कर ही देते हैं। नेक्स्ट यार भाई, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल ड्राइव कहाँ है? ट्रोपोस वर्ड से ड्राइव्ड है। ट्रोपोस मतलब फूड लेवल। जैसे ग्रास, ग्रास को ग्रास ऑपर एक लेवल हो गई, ग्रास एक लेवल हो गई। ठीक है, फ्रॉग एक लेवल हो गया, स्नेक एक लेवल हो गया, उसके ऊपर ईगल एक लेवल हो गई। ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है भाई? हर ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसका लिविंग चीज़ों का एक सर्टेन मास होता है एक पर्टिकुलर लेवल पर, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और मोर एक्यूरेट टर्म्स के लिए जो यूज होता है दैट इज अ ड्राई वेट। इट इज मेजर्ड एज बायोमास और नंबर पर यूनिट एरिया। ठीक है। जैसे कि एक एरिया है, उसमें अगर हम लोग देखा जाए ह्यूमंस के ट्रॉफिक लेवल पर, तो हम लोग कितने नंबर ऑफ ह्यूमंस या तो वैसे देख सकते हैं या तो सबका वेट ड्राई वेट लेकर नाप सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या है? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसमें एक लिंडमन साहब थे, उनका एक 10% रोल था। कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जाती है। जैसे ग्रास है, ग्रास में मान लो 100 एनर्जी है। ठीक। ग्रास ऊपर खाया, उसको 100 में से 10 मिलेगा। ग्रास ऊपर को स्नेक खाया, उसको 10 का 10% मतलब 1 मिलेगा। स्नेक को मान लो इंसान खा गया, तो उसको उस 1 का 10% मतलब 0.1 ही एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी की इतनी बात क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू शुरू में पढ़े थे एनर्जी इज द करेंसी ऑफ इकोलॉजी। एनर्जी इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। ठीक। और जो बाकी 90% है एनर्जी, वो कहाँ जा रही है? वो रेस्पिरेशन लॉसेस जा रहे हैं। कि खाना खा रहे हो तो उस खाने को बनने में, स्टोर करने में, सब कुछ रखने में एनर्जी भी जाती है ना, उसको रेस्पिरेशन लॉसेस बोल जाता है। ठीक। ठीक। नेक्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफ्स मतलब खुद का फूड बनाने वाले, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद से बना लेते हैं। इनको लेस देन 1% ऑफ इंसुलेशन चाहिए होता है और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। क्लोरोफिल में अपना एलिमेंट क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक। लैंड पे एक तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक, एल्गे हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे भी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी खुद से बनाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स क्या है? नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, कैलोथ्रिक्स, है ना, ये सब इसके एग्जांपल है। रेगुलिरिया। aquatic में ऑटोट्रॉफ्स क्या है? डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि रात में चमकते हैं, जैसे जुगनू होता है वैसे ही डाइनोफ्लैजिलेट्स जहाँ मिलते हैं। और एक प्रोटिस्टा भी इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब दूसरे कोई और खाने बना रहा है उसको खा रहे हैं, इन्हीं का दूसरा टर्म है पेगोट्रॉफ्स। इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? हर्बीवोर्स आ जाएंगे, कार्निवोर्स आ जाएंगे, ओमनीवोर्स आ जाएंगे। हर्बीवोर मतलब जो प्लांट खाएंगे, कार्निवोर मतलब जो दूसरे जानवर खाएंगे, ओमनीवोर मतलब जो दोनों खाएंगे। ठीक। ठीक। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग मैटर जो होता है, मर चुका है, उसको ब्रेक डाउन करके खाते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उनको खुद खा के करना है, इंटरनली डाइजेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। ठीक। डिकम्पोजर्स एरोबिक मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो फास्ट होगा,
एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो स्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजर के भी कुछ कुछ तरीके हैं, मतलब टाइप्स हैं। पहला है इसमें ऑस्मोट्रॉप्स। ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। ये ऑस्मो जब नाम ही लिखा है तो मतलब ऑस्मोसिस यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं। एग्जांपल मोलस्क हो गए, कोरल्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ठीक। डेट्रीटिवोर्स ये क्या होते हैं कि ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, लेकिन बाया फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि अर्थवॉर्म। एंट हो गए, एंट को फंजाई फार्मर भी बोलते हैं। टर्माइट हो गए, मिलीपीड्स हो गए, बीटल हो गया, सी ककम्बर्स हो गए। दे डू नॉट डिकम्पोज देमसेल्व्स, रादर दे असिस्ट, हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में, ठीक। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स, जो कि डेड एनिमल्स खाते हैं, जैसे वल्चर्स हो गए, ठीक है, जैकॉल्स हो गए, वुल्स हो गए, रकून्स हो गए, ऑपोसम्स हो गए। अभी सब होते क्या है, एक बार गूगल कर लेना, फोटो दिख जाएगी तो पता चल जाएगा, वरना रोते रहना भाई, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फूड चेन। फूड चेन है, कंसेप्ट दिया है चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे को खा रहा है, ठीक है। इसका एक मेजर इशू क्या है कि इसमें डिकम्पोजर्स नहीं है, और दूसरा मेजर इशू है कि इसमें ओमनीवोर्स को जगह नहीं है, ठीक। फूड चेन भी दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड फूड चेन, जो कि ऑटोट्रॉफ से शुरू होती है, मतलब प्लांट से शुरू होती है, प्लांट्स को एक और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, फिर इस तरह से चलती है। ग्रेजिंग फूड चेन सबसे ज़्यादा एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में दिखती है, और जब एक दूसरे को खाते हैं तो उसको बोलते हैं, इसलिए प्रेडेटर फूड चेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट तरह की फूड चेन जो है वो है डेट्रिटस फूड चेन। ये क्या होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड मैटर या फिर प्लांट बायोमास, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल में दिखती है, क्यों, डेड लीव्स पड़ी हैं, उसमें बैक्टीरिया कर रहा है, तो वहाँ से वो डेड चीज़ों से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। दोनों ही फूड चेन आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब ग्रेजिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो ये वाली डेट्रिटस कम हो रही है, वैसे समझ लो, ठीक। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स पहले किसमें थे, सक्सेशन में, निकर्स, ये डिकम्पोजिशन है, इसमें भी 5 स्टेप है। फ्रेगमेंटेशन, वो तो अपना ये कर देगा डेट्रीवोर्स, उसके बाद लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन हो गया तो फिर सॉइल के अंदर लीच कर जाएगा, मतलब शायद अंदर चला जाएगा, ठीक। फिर कैटाबोलिज्म हो जाएगा, मतलब वो इनऑर्गेनिक चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। इसके बाद होता है ह्यूमिफिकेशन, स्लोली स्लोली होता है, ये ह्यूमस बनता है इसमें। उसके बाद मिनरलाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बन जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फूड वेब। फूड वेब का कंसेप्ट भी यही दिया है भाई, चार्ल्स एल्टन 1927 में, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड, क्योंकि यही चार्ल्स एल्टन दिया है। या फिर इसको बायोटिक पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगल बना दो भाई, बेस नीचे और उसका वो पॉइंट वाला ऊपर, उसी को बोलते हैं पिरामिड। इजिप्ट की पिरामिड देख लो, उसी को बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। इसका इशू क्या है कि इसमें डिकम्पोजर्स की जगह नहीं है, फूड वेब इसमें जगह नहीं है, और सेप्रोफाइट्स को भी जगह नहीं दी गई है। डायग्रामेटिक लेवल तो इसका वही है कि वही ट्रायंगल जैसा बना दो। बेस में इसके मतलब ट्रॉफिक लेवल 1 जो बेस है उस पर रहते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। 3 तरह के होते हैं ये, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, एक होता है बायोमास, दूसरा है मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बायोमास जनरली सारे पिरामिड्स जो होते हैं वो सीधे ही होते हैं, मतलब बेस नीचे और पॉइंटेड वाला पार्ट ऊपर। लेकिन जो बायोमास वाला होता है इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो वेल है बहुत सारी, तो उसका वेट ज़्यादा होगा ना, वो जितने छोटी छोटी मछलियों खा रही होगी उससे ज़्यादा वेट होगा, छोटी मछलियों का वेट और छोटी मछलियों से ज़्यादा होगा, उनका वेट जू प्लैंक्टन से ज़्यादा होगा, इसलिए वो इन्वर्ट हो जाता है। नंबर वाले में क्या इन्वर्टेड होता है, ट्री इकोसिस्टम इन्वर्ट हो जाता है। ट्री है, उसका बायोमास बहुत ज़्यादा है ट्री का, अब उसके ऊपर आके अपनी मान लो बर्ड्स रह रही हैं, उनका फिर मास आएगा, उसके बाद वो बर्ड्स अर्थ फॉर्म कर रही है तो फिर उसका मास आएगा, वैसे देखा जाए तो इसका एक वो है, छोटा फॉर्म में बैंड, PANT। तो बी से बायोमास, ए से एक्वाटिक, एन से नंबर, टी से ट्री।
तो बैंट ऐसे याद कर लेना है कि बैंट में इन्वर्टेड हो जाता है। और नेक्स्ट जो होता है वो एनर्जी वाला जो पिरामिड है वो हमेशा ही अपराइट रहता है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल बार जो है पिरामिड में, उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शो करेगा, या फिर उतना ज़्यादा वो बायोमास शो करेगा। ठीक है, जो भी पिरामिड होगी उसके अकॉर्डिंग उस ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि बायोमास के प्रोडक्शन का रेट क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं, पर एरिया में, पर ईयर में कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब अगर जब एरिया डिनोमिनेटर में है तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम प्रोडक्टिविटी होगी, इसीलिए ओशंस की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ऐसे देख सकते हैं हम लोग। बाकी अगर कुछ कभी कभी अरेंज करने के लिए आता तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में बन रहा है उसको बोलेंगे ग्रॉस। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कंज्यूमर्स जब नए ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉसेस हटा दो, वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे aquatic इकोसिस्टम्स पे। तीन तरह का है भाई, सेवेंटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और मरीन। मरीन 35 से ज़्यादा पे होता है, ब्रैकिश 5 से 35 पीबीटी पे ज़्यादा होगा, फ्रेश वाटर में लेस देन 5 पीबीटी सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में 10 पीपीए मतलब पार्ट्स पर मिलियन डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी बाई वेट। डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत जरूरी है भाई फ्रेश वाटर के लिए। फ्रेश वाटर में अगर ऑक्सीजन ही रहेगी तो फिर प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कैसे करेंगी, फिशेस सर्वाइव कैसे करेंगी, इसीलिए फ्रेश वाटर। ठीक है, अब फ्रेश वाटर भी दो तरह का है, एक है लेंटिक, दूसरा है लोटिक। लोटिक मतलब लोट गए तो मतलब कि रनिंग हो गया, लेंटिक मतलब स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मतलब कि वेल्स हो गई। ठीक है, और ओपन वेल्स हो गई। और जैसे कि एक लेक है, लेक का सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्टैटिक है, उसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है, वेल लेट एरिया है, उसको बोलते हैं लिमिनेटिक जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रैकिश के एग्जांपल क्या है, मैंग्रोव्स आ जाएंगे, स्वम्प्स आ जाएंगे, मार्शेस आ जाएंगे, एस्चुरीज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बना है ये वाला, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे का जो ऐसे ही ऐसा डायग्राम बना है, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक लेक से। लेक जहाँ से शुरू हो रही है मतलब लैंड से एकदम, ये जो साइड वाला पोर्शन है ये वाला लिटोरल जहाँ लिखा है वो लिटोरल एरिया है कोने में। बीच वाला एरिया जहाँ लैंड से कोई संपर्क नहीं है वो पेलाजिक जोन है। लाइट जहाँ तक आ रही है ऊपर से पहुँच पा रही है वो है फोटिक जोन। ठीक, नीचे जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है उसको बोलेंगे एफोटिक जोन या फिर प्रोफंडल जोन। और सबसे नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, इसको बोलेंगे बेंथिक जोन। ठीक है, तो जो प्रोफंडल जोन है या फिर एफोटिक जोन है जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है वहाँ पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ये समझ गए अपन। नेक्स्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं न्यूस्टन। न्यूस्टन मतलब अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर वाटर के इंटरफेस में पाए जाते हैं, जैसे बीटल्स हो गए या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हो गए। ठीक, नेक्स्ट होता है पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन मतलब जो लेक के सरफेस से प्लांट्स हैं, रूट उनका सरफेस में है और वो उस पे लगे हुए हैं, प्लांट्स पे लगे हुए हैं, उसको बोलेंगे पेरीफाइटॉन। सेसाइल एल्गे इसका एग्जांपल है। प्लैंकटन मतलब कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो हैं या फिर जैसे एल्गे जो, या फिर एनिमल्स क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोन्स जो पाए जाते हैं उनको बोलेंगे प्लैंकटन, सरफेस में मिल जाते हैं। नेक्टॉन क्या होते हैं, ये स्विमर्स होते हैं, दे कैन ओवरकम करंट, मतलब करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो ये राइट टू लेफ्ट चले जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएगा, ब्लू वेल्स का आ जाएगा, इंसेक्ट्स का आ जाएगा। ब्लू वेल्स क्योंकि इतनी भारी भरकम है कि वो करंट्स को तो ओवरटेक कर ही सकती है ना भाई, और इंसेक्ट्स उनकी बॉडी ऐसी होगी स्ट्रीमलाइन बॉडी के वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेंथोस। बेंथोस मतलब जैसे बेंथिक जोन से ही वो डिराइव्ड है इसलिए बॉटम डवेलर सबसे नीचे मिलता है। क्रैब्स हो गए, सीशल्स हो गए, फोरामिनीफेरा हो गया, कोपेपॉड हो गया। कोपेपॉड का हम लोग एग्जाम्पल कहाँ पढ़ा था, वो जो म्यूचुअलिज्म वगैरह हम लोग पढ़ा था वहाँ पे आया था, एक बार गूगल कर लेना भाई लोग।
पहन लो भी, ठीक है। नेक्स्ट, ओशन का थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब ऊपर लाइट पड़ रही है तो ऊपर तो वार्म होगा, उसको बोलेंगे एपिलेमिनियन। फिर बीच वाला एरिया आएगा, उसको बोलेंगे मेटालिलेमिनियन। और सबसे नीचे ठंडा होगा उसको बोलेंगे हाइपोलेमिनियन, ठीक है। नेक्स्ट, ओशन का जो पीएच होता है वो जनरली 8 के आसपास होता है, ठीक है। 8 मतलब बेसिक कैरेक्टर है इसका, एसिडिक नहीं है, एसिडिक 7 के नीचे। ओशन का पीएच 8 के आसपास होता है। इसीलिए जब पीएच 8 के नीचे जाने लगता है उसलिए वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ओशन एसिडिफिकेशन। इसमें अब होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ओशंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो उसकी जो वार्मिंग पोटेंशियल उसका बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है और CO2 तो आई गया है, पानी से वो मिला, H+ बनाया, HCO3 बनाया, ठीक है। जब H+ आयंस बढ़ते हैं, पीएच में जो H होता है वो H+ आयंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो जब बढ़ने लगेगा तो ओशन एसिडिफिकेशन होने लगेगा, उससे पीएच घटने लगेगा, घटने लगेगा तो एसिडिफिकेशन होने लगेगा, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन को ही बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ सी। इसमें होता क्या है कि वैसे तो कार्बोनेट आयंस बनने चाहिए, जो कि शेल्स, जो कोरल्स के शेल्स होते हैं वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब HCO3- आयंस बन रहे हैं तो उसकी वजह से ये तो बन नहीं रहा है, H3- बन रहा है। इसकी वजह से जब कोरल्स नहीं बन रहे तो उनकी ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। कोरल ब्लीचिंग का एक ये भी कारण है, ठीक है। इससे फिशेस की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, क्योंकि कोरल्स जो होते हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेस में वहाँ पे रहती हैं। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, इकोसिस्टम को भी नुकसान होता है, सबका नुकसान ही होता है ओशन एसिडिफिकेशन में। इसीलिए ओशन एसिडिफिकेशन को बोलते हैं एज द इवल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो ओशन एसिडिफिकेशन भी होगा ही होगा, ठीक है। या फिर इसको अदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग सोच रहे हैं सर गर्मी बढ़ रही है, अरे भाई नीचे भी गर्मी बढ़ रही है, मतलब नीचे मतलब ओशन में, नॉट ही नहीं होना भाई, ठीक है। 0.1 का जो पीएच डिक्रीज होता है उससे लगभग 26% H+ आयंस इंक्रीज होते हैं, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विंटर किल। विंटर किल क्या होता है कि वाटर बॉडी के ऊपर एक आइस की लेयर ऊपर बन जाती है जिससे कि लाइट कट हो जाती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस, लाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो फिर से मर जाएंगे। इसको बोलते हैं विंटर किल, ठीक है। वर्चुअल वाटर क्या होता है भाई, वर्चुअल वाटर होता है कि वाटर विच इज कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज थ्रू आउट दर लाइफ साइकिल। जैसे कि राइस की खेती में वर्चुअल वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोपोनिक्स, मतलब बिना सॉइल के उगाना। और एक्वापोनिक्स क्या होता है कि हाइड्रो तो है ही प्लस इसमें एक्वाकल्चर भी है, मतलब कि नीचे की मछलियाँ कर रही हैं पानी में और ऊपर पानी में प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ये लास्ट पेज है भाई, लास्ट पेज। तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंग्रोव, कोरल और वेटलैंड, और वेटलैंड का कंपैरिजन लेक्स है, ठीक। कितना देर हो गई है, 53 मिनट्स हो गए हैं भाई, बढ़िया, खत्म ही कर देते हैं इसको, बचाना नहीं है। मैंग्रोव, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, लिटोरल जोन हम लोग ऊपर देखे हैं क्या होता है, देखे हैं, उसी को बोलते हैं इंटरटाइडल जोन, लिटोरल जोन को। उन एरियाज में कुछ, मतलब वो कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे वुडलैंड्स होते हैं, फिर टाइडल फॉरेस्ट जब ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है। जब स्प्रिंग टाइड होता है, हाई वाटर लेवल होता है, उसके भी नीचे जब ये ग्रो करते हैं, एंड उसके नीचे ग्रो करते हैं, इनकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनका इकोलॉजिकल एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल एबिलिटी मतलब हाई सैलिनिटी को ये कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं, मतलब सहन शक्ति इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड ऑफ द कंडीशंस को ये झेल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स को झेल सकते हैं, ठीक है। तो ये झेल कैसे सकते हैं, इसके लिए इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग देख लेते हैं। पहला है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स इन से नहीं शुरू होता है, पी से शुरू होता है।
इनको हम लोग ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। क्या होता है कि रूट्स जो होती है वो पानी से ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है ओवरकम हो जाती है। और पानी के क्योंकि ऊपर आ रही है मतलब लाइट की तरफ जा रही है, इसलिए इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट के लिए टर्म यूज होता है, और ट्रॉपिक तो पता ही है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक इसलिए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्शन, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अविसीनिया प्लांट, ठीक है। इसको उड़िया भाषा में बंकी भी बोलते हैं। सुंदरी ट्रीज, सुंदरी ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सोनेरेशिया और नाइपा स्पीशीज। नेक्स्ट क्या है, स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स मतलब सपोर्ट वाली रूट्स। ये हैं दो तरह की, एक इसमें आ जाएगी प्रॉप रूट्स, मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर से जैसे बनेन में से नहीं गिरती है, उस टाइप से सपोर्ट देने के लिए ऊपर से ब्रांचेस गिर के प्लांट को सपोर्ट देती है। इसका एग्जांपल है राइजोपोरा। दूसरा एग्जांपल इसमें आ जाए, दूसरा टाइप ऑफ स्टिल्ट रूट है इसमें एडवेंशियस रूट्स। इसमें क्या होती है कि स्टेम में से रूट निकल के, स्टेम में से एक ब्रांच से निकली या फिर एक रूट निकली और जाके नीचे जमीन में जाके लड़ गई। खूब सारी रूट्स इस तरह से लड़ गई, जमीन में जाके घुस गई, ताकि वो स्टेम को सपोर्ट दे रही है। स्टेम को सपोर्ट देने की जरूरत क्यों, क्योंकि वो पोस्ट पर है, वो उनका एडेप्टेशन है। क्योंकि टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, तो उससे बचने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा रेड मैंग्रोव, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नी रूट्स। ये एरेशन के लिए है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ब्रूगेरिया, नाम से ही समझ जाओ, ठीक है। ड्यू टू फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस, पानी है लेकिन ड्राइनेस है, ठीक है। कुछ कुछ जीरोफेटिक फीचर्स, मतलब कि डेजर्ट वाले फीचर्स भी प्लांट में दिख जाते हैं, जैसे सक्यूलेंट लीव्स दिख जाती हैं, संकन स्टोमेटा दिख जाता है, लीव्स में से सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स दिख जाते हैं, ठीक है। एक इनकी जो प्रॉपर्टी वो दिखती है मैंग्रोव में, बोलते हैं वाइवी पेरी। वाइवी पेरी क्या होता है कि फ्रूट लगा हुआ है, फ्रूट के अंदर सीड है, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही अंदर जन्म होना शुरू हो गया, वहीं से प्लांट निकलना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं वाइवी पेरी, ठीक है। मैंग्रोव में श्रिम्प कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक थ्रेड बनता जा रहा है मैंग्रोव के लिए, क्योंकि ह्यूमंस उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा भाई वेस्ट बंगाल में वो जाना भी जाता है भाई, सुंदरबंस वाला जो एरिया, उसके लिए बिल्कुल साथ में मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिल जाएगा, पूरे के पूरे कोस्ट में मैंग्रोव मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है, ठीक है। हर कोस्टल स्टेट में मिलता है। एरिया लगभग इसमें 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थिंक 2021 का है। जो लेटेस्ट डेटा होगा भाई अपडेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कोरल्स। कोरल्स की डेफिनेशन क्या हो गई, दीज आर द मरीन इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मतलब कि वो नहीं है, बैकबोन नहीं है, मरीन इनवर्टिब्रेट दैट आर प्लांट प्लस एनिमल का सुपर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दे लाई बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ठीक। जो प्लांट और एनिमल है, इसमें जो क्लास है इनकी एंथोजोआ है, और फाइलम जो है वो निडेरिया है, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग आगे देख लेंगे। प्लांट जो है वो एल्गे होता है, और यही एल्गे जब डेड, मतलब उसी एल्गे की वजह से कलर्स मिलते हैं। और वो अगर डेड हो गया तो कलर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, वाइट वाइट कोरल्स होते हैं। फोटो गूगल करके देख लेना है, ठीक है। अब भाई, अब क्योंकि वो प्लांट है एल्गे, और प्लांट को चाहिए क्या, फूड बनाने के लिए लाइट चाहिए। लाइट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। जब सन से मिलेगी तो इसलिए कोरल्स जो मिलेंगे वो फोटिक जोन में ही मिलते हैं, ठीक है। रिसेंट डिस्कवरीज में ब्लैक कोरल्स भी पाए गए हैं, जो कि लगभग 2,500 किलोमीटर नीचे भी पाए गए हैं। इनको ब्लैक कोरल्स बोला गया है, जिसके अंदर ए जूसांथलिक कोरल्स उनको बोला गया है, ठीक है। वो दे एक्ट एज अ फिल्टर फीडर, ठीक है। ये कोरल्स मिलते कहाँ हैं, नेरेटिक जोन में मिलते हैं। नेरेटिक जोन क्या कहते हैं कि 200 मीटर की डेप्थ तक को नेरेटिक जोन बोलते हैं, ठीक है। यही पेलाजिक वाले में ही नेरेटिक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रीफ। जो कोरल्स की जो रीफ बन जाती है वो सिर्फ हार्ड कोरल से बनेगी, सॉफ्ट कोरल तो टूट जाएंगे ना भाई, या बह जाएंगे। तो रीफ जो है, जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे जो मिलती है, वो हार्ड कोरल्स की रीफ है, ठीक है। बहुत सारे कोरल्स में ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलती है, जिससे से ट्री की रिंग से हम उसकी एज बता सकते हैं, वैसे कोरल की रिंग से हम लोग उसकी एज बता सकते हैं, ठीक है।
हाई बायोडाइवर्सिटी होती है इसलिए इनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं द रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। ट्रॉपिक्स वाले एरिया में मिलेगा, क्यों भाई ट्रॉपिक्स मिलेगा कि ट्रॉपिक में तो लाइट आ रही है, दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में जो डायरेक्ट लाइट आ रही है उसके ऊपर तो सन जाता ही नहीं है ना, सिर्फ स्लैंटिंग इंसुलेशन आता है। ज्योग्राफी में देख लेंगे, नहीं देख लेंगे तो पता ही होगा पहले से, ठीक है। अब कोरल्स क्या होते हैं, देखो लिटोरल जोन में तो अपने ये थे मैंग्रोव्स, और पेलाजिक जोन में ये पाए जाते हैं, पेलाजिक में भी नेरेटिक जोन में कोरल्स पाते हैं, तो इसलिए जब सुनामी आती है तो ये फर्स्ट बैरियर है सुनामी के लिए, और वहाँ से स्पीड कम होती है, मैंग्रोव टकराती है, मैंग्रोव कुछ और स्पीड कम करता है, फिर लैंड पे आके टकराती है। सोचो अगर ये चीज़ें ना रहे तो कितना ज़्यादा और नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्योंकि इतनी वल्नरेबल स्पीशीज है इसीलिए स्टेनोथर्मल है, मतलब इनकी जो रेंज ऑफ टेम्परेचर सहन करने की शक्ति है वो बहुत कम है। स्टेनोहेलाइन है, मतलब सेलेनिटी का भी एक पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर ही ये रह सकते हैं। अनलाइक मैंग्रोव, इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड भी बहुत कम है, क्योंकि ये सहन शक्ति इनकी बहुत कम है। 60 से 70 मीटर की डेप्थ तक ये जनरली मिल जाते हैं, नेरेटिक जोन में मिल जाते हैं, तो 60-70 में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कोरल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, फ्रिंजिंग होते हैं जो एकदम उस पर है, साइड में मिल जाते हैं, पैच में मिलते हैं, बैरियर्स जैसे कि थोड़ा सा कोस्ट से दूर बैरियर एक बन जाती है, फिर एक बैंक मिल जाता है, और एक अटोल्स, अटोल्स जैसे लक्षद्वीप में मिल जाते हैं, वो धीरे धीरे करके वो आइलैंड ही बन जाता है, ठीक है। गूगल कर लेना भाई आगे, ठीक है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी की मदद से कोरल्स बनाए भी जा रहे हैं, या फिर आर्टिफिशियल कोरल्स भेजे जा रहे हैं जिसके ऊपर एल्गे वेल्गे लग के वापस से उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रीजनरेट किया जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे ये कुछ कुछ रीफ के नाम हैं, प्रिस्टीन रीफ, जैसे ये तहीती फ्रेंच पोलिनेशियन एरिया में मिल जाता है, रेनबो रीफ्स हैं साउथ सेंड साउथ पैसिफिक एरिया में मिल जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया में राजा बात करके मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोरल ट्रायंगल वो उस एरिया में मिलता है, वो जो साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है वहाँ पे जो पानी है वहाँ पे ये मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर लैंड इज कवर्ड विद वाटर, उसको बोलेंगे वेटलैंड, ठीक है। आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कैसे, राइस की फील्ड है उसमें पूरा पूरा पानी भर दो, नेचुरल अपना लेक हो गया, ठीक है, या फिर ओशन हो गया, ठीक है। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, आज है चूँकि एवापोरेशन से पूरा उड़ गया, या ह्यूमन्स पानी निकाल लिए सारा, टेम्परेरी हो गया। स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, तो रिवर्स भी वेटलैंड में आ जाएंगी, और स्टैटिक तो हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सॉल्टी वाटर भी हो सकता है, चिलिका जैसे अपना सॉल्ट वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर अपना हो जाएगा अपना रूलर लेक, ठीक। और they found a depth at low tide of less than 6 मीटर, एक फैक्ट है, याद कर लेना भाई, ठीक है। दे आर नोन एज द किडनीज ऑफ नेचर, क्यों, क्यों ये टॉक्सिक मेटल्स, किडनी का फंक्शन क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज उसको निकाल के बाहर फेंकता है, ये भी क्या है टॉक्सिक मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको किडनी ऑफ नेचर भी कहते हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड का वेटलैंड कहाँ पे, पेंटालान में है, मिलता है बीबीपी में, ब्राज़ील, बोलीविया, पैराग्वे। एक बार मैप खोल के देख लेना कंट्रीज कहाँ पर है, ठीक है। इंडिया में 15% वेटलैंड्स कोस्टल है, और 85% इनलैंड पाई जाती है। अब ऐसे सोच के लगेगा कि वेटलैंड तो भाई कोस्ट कोस्ट में मिलता है ना, इनलैंड बहुत ज़्यादा है, मतलब इनलैंड मतलब कि कोस्ट के अलावा, मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है। 2017 में रूल्स आए थे, उसमें थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, उसमें पैडी फील्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, रिवर चैनल्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। वेटलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेटलैंड से रिलेटेड जो चीज़ है वो है रामसर कन्वेंशन। रामसर क्या है, ईरान में एक शहर है रामसर, 1971 में वहाँ पे कन्वेंशन हुई वेटलैंड को बचाने के लिए, 2 फरवरी को, इसके 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बोलते हैं, ठीक है। 1975 में फोर्स में आ गया। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ पर है भाई, यूके में है, ठीक है, 175। इंडिया में भी 75 के ऊपर तो हो गया भाई, ठीक है। बोलीविया में सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है वेटलैंड्स का,
बोलिविया का नाम ऊपर आ ही चुका है, पेंटालैन में, ठीक है। मेनली 3 क्राइटेरिया है, या तो 20,000 से ज़्यादा वाटर बॉडी वहाँ पे आनी चाहिए, या फिर थ्रेटेंड कम्युनिटीज़ वहाँ पे आनी चाहिए, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ वल्नरेबल वाली या एंडेंजर्ड वाली या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली, और वो वेटलैंड एक यूनिक एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स या फिर नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। इसी रामसर के अंदर ब्रिस्बेन में जब कन्वेंशन फिर से हुई थी, इनका एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 1996 में, ठीक है। वहाँ पे एक मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है। उसमें मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में इंडिया के 2 डाल दिए गए थे, केवलादेव राजस्थान वाला और लोकटक मणिपुर वाला, ठीक है। लोकटक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे संगाई डियर मिलता है मणिपुर में, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलता है उसको, ठीक है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड वेटलैंड से, ठीक है। IUCN फुल फॉर्म देख लेना, WWF फुल फॉर्म देख लेना, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल फुल फॉर्म तो पता ही है, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWT मतलब ये वर्ल्ड वेटलैंड ट्रस्ट है, और एक इंटरनेशनल वेटलैंड एम, क्या है वो बोल लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेटलैंड, ठीक है। मार्श है सबसे पहले, इसमें क्या होता है कि वेटलैंड में हर्ब्स जब आ जाए, वेटलैंड और हर्ब का कॉम्बिनेशन मार्श कहलाएगा। मीथेन का प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होता है। दूसरा है कार, वेटलैंड में श्रब, फिर है स्वॉम्प, वेटलैंड में फॉरेस्ट, और बॉग, वेटलैंड में पीट। पीट क्या होता है, डिकेइंग प्लांट्स, प्लांट मटेरियल, ठीक है। ये हो गया। इंडिया में वेटलैंड कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में, फिर उसका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में था, वेटलैंड गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट, लेक्स और वेटलैंड में क्या फ़र्क है भाई। वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्यों, क्योंकि ये इकोटोन वाला एरिया है, पहले हम लोग पढ़े थे ना इकोटोन भाई। लेक्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है। वेटलैंड जनरली यूट्रॉपिक होते हैं, और लेक्स जो होती हैं यंग जब होती हैं तब वो ऑलिगोट्रॉपिक होती हैं। ऑलिगोट्रॉपिक, ऑलिगोट्रॉपिक मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, डोमिनेंस कम है किसी की, ठीक है। यूट्रॉपिक मतलब यूट्रॉफिकेशन जो हम लोग जानते हैं वही है, यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉपिक। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जब बढ़ जाते हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन जब कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, डिमांड मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कम हो गई तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। और इस तरह की यूट्रॉपिक चीज़ें जनरली मेच्योर लेक्स में मिलती हैं, जब पुरानी जो लेक्स हो गई हैं वहाँ पे तब ना ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि इतना यूज़ हो गई हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर नहीं जम जाती है, वो जम जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम, HAB, ठीक है। और अगर वो टॉक्सिक नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन टाइड, ठीक है। कभी कभी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं रेड टाइड, ठीक है। उसमें डायनोफ्लैजेलेट्स के ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। एंड उसकी वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से इट माइट लीड टू डेथ ऑफ लेक, मतलब बसती ही नहीं है। एग्जाम्पल इसका एक स्नीज नॉट है। स्नीज नॉट का फिनोमेना हुआ था टर्की में, जिसमें कि कोकोलिथोफोर्स बहुत बढ़ गए थे, ठीक है। नॉक्टिलूका बढ़ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और क्या डिफरेंस है। वेटलैंड में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर वाली लेयर्स नहीं मिलती हैं, लेक में मिलती हैं। वेटलैंड विंड रेगुलेटर होते हैं, और इसमें क्योंकि टेम्परेचर के अलग अलग लेयर मिलती है, लेक में से थर्मली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। वेटलैंड फ्लड कंट्रोल में एड करता है, लेक्स नहीं करती हैं, ठीक है। वेटलैंड अपनी किडनीज ऑफ नेचर भी है, तो याद रखना है, ठीक है। वेटलैंड का जो ओरिजिन होता है वो फ्लूवियल होता है, ठीक है। और लेक्स का होता है टेक्टोनिक, मतलब अर्थक्वेक वगैरह आया, डिप्रेशन बना, वहाँ पे पानी आ गया तो लेक तैयार हो गई, ठीक है। वेटलैंड जनरली लार्ज होते हैं, ठीक है। और क्या है, लेक्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एस्चुरी से भी कम होती है, क्यों, सिंपल सा रीजन है भाई, एस्चुरी इकोटोन होता है ना, इकोटोन में तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक। इधर क्या लिखा है, बायो अक्यूमुलेशन या बायो कोनोटेशन, मतलब एक ही ट्रॉपिक लेवल में जब धीरे धीरे कुछ इम्प्योरिटीज बढ़ने लगती हैं तो उसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन, ठीक। रिमूव, ये रेड टाइड वगैरह जो ऊपर बन रहा था उसको रिमूव कैसे करता है,
बायो मैनिपुलेशन से, मतलब कि लार्ज फिश डाल दो जो खा जाए सब, या बायो एगमेंटेशन कर दो, कोई ऐसा बैक्टीरिया डाल दो जो खा ले सब कुछ। एग्जाम्पल जैसे एक बार ऑयल स्पिल हो गया था कहीं पे, वहाँ पे स्यूडोमोनास फुजीता नाम का बैक्टीरिया डाल दिया गया था। इसको ऑयल जैपिंग टेक्निक कहते हैं। इटली जो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया में है वो करी थी। ये तरीके हैं कुछ करने करने के। नेक्स्ट होता है बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायो एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या होता है कि मछली है, मछली में डीडीटी आया, मछली बड़ी मछली खाई, उसमें और डीडीटी आया, उस बड़ी मछली को हम इंसान खा लिया, हमें और ज़्यादा वो टॉक्सिन्स आ गए। मतलब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे वो जब पॉल्यूटेंट्स जाते हैं उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो इस तरह से अलग अलग लेवल्स पे जाने के लिए उस पॉल्यूटेंट को फैट सॉल्युबल होना पड़ेगा, कि मतलब बॉडी में फैट में मिल जाए, तो उस फैट को हम लोग खाएंगे ना। वाटर सॉल्युबल होगा तो फिर वो एक्सक्रीशन के रास्ते से निकल जाएगा, इसलिए फैट सॉल्युबल होना ज़रूरी है। मोबाइल होना चाहिए ज़रूरी है, ताकि वो आराम से ट्रैवल कर सके, और लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, तभी तो लंबा जीवित रहेगा वो पोल्यूटेंट, तभी एक शरीर से दूसरे शरीर जाएगा। इसी चीज़, इसी डीडीटी की कहानी से रिलेटेड बुक है साइलेंट स्प्रिंग। कौन लिखा है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मन करे तो दे देना, नहीं मन करेगा तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर देख लेना, याद करना वही, और क्या। नेक्स्ट, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिससे कुछ डिजीज हो जाती है, वो डिजीज समझ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होती है, युकाइची अस्थमा हो जाता है। मरकरी से क्या हो जाता है, मिनीमाटा हो जाता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और कैडमियम से इताई इताई चीज जाती है जिसमें किडनी फेलियर हो जाता है। और फ्लोराइड से, जो कि टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, उससे नॉकनी हो जाता है। ठीक है, नॉकनी सिंड्रोम। ये तो भाई हो गए 4 एकदम बेसिक एनवायरमेंटल कंसेप्ट। इसमें भी पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ये सब नहीं है, वो दूसरा टॉपिक्स है। ठीक है, ये 4 पेज में भाई खत्म हो गया। हम भी थक गए हैं, लगभग 1 घंटा 12 मिनट। मज़े तो आ गए होंगे। यही है भाई, ढंग से कर लो ना इसको, ना समझ में आए तो बताना, देखा जाएगा और क्या कर सकते हैं। बाकी बढ़िया लगेगा।